Hello everyone, welcome to Engineer Rocky. In this session, we are going to cover Power Grid Field Supervisor Civil, 18 October 2025, paper analysis. You can download the PDF of this session for free from our Engineer Rocky Telegram channel. So without wasting any time, let's start the topic. चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पत्थरों की फिनिशिंग पर है। ध्यान से सुनिएगा। Which of the following is a rough or natural finish of stone? Option A, honed. Option B, ashlar. Option C, polished. Option D, rubble masonry. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रबल मेसनरी। लेकिन एक बात बताइए, मतलब जब हम आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हर चीज एकदम स्मूथ और परफेक्ट कटिंग वाली होती है। फिर ये रबल मेसनरी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, पुराने जमाने के जो बिल्डर्स थे ना, उनके पास पत्थरों को एकदम सटीक शेप में काटने की कोई एडवांस मशीनें तो थी नहीं। राइट, वो तो हाथों से ही काम करते थे। बिल्कुल, इसलिए वे रबल मेसनरी का इस्तेमाल करते थे। इसमें होता यह है कि पत्थरों को खदान से निकालकर बिना ज्यादा तराशे बस दीवार में लगा दिया जाता है। इससे एक बहुत ही प्राकृतिक, ऊबड़-खाबड़ और खुरदरा फिनिश मिलता है। और मजे की बात यह है कि आज भी लैंडस्केपिंग या रिटेनिंग वॉल्स में जानबूझकर ये नेचुरल लुक देने के लिए रबल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो जो विजुअल हमारे सामने स्क्रीन पर है, उसमें जो एशलार दिख रहा है, वो एकदम स्मूथ और परफेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। मतलब जैसे किसी ने ईंट को बहुत ही सफाई से काटा हो। हाँ, वो मशीन कट होता है। और दूसरी तरफ रबल मैसनरी है, जो लिटरली किसी प्राकृतिक चट्टान के टुकड़ों का ढेर लग रहा है। एकदम सही पहचाना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, होन्ड, एशलर और पॉलिश्ड, इन तीनों में पत्थर को बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। मशीन से काटना, घिसना, तब जाकर वो परफेक्ट सरफेस मिलती है। परीक्षा में ये अंतर बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कहाँ कॉस्ट बचानी है और कहाँ परफेक्ट फिनिश चाहिए। मेक सेंस, बेहतरीन। अब पत्थरों की इस पुरानी दुनिया से बाहर निकलते हैं और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के थोड़ा गहरे गणित में उतरते हैं। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। फॉर अ चैनल सेक्शन दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस बट नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX is calculated using which method? Option A, by considering only the centroidal distance of the web. Option B, by adding the moments of inertia of flanges and web directly. Option C, by considering only the web portion of the section. Option D, by applying the parallel axis theorem to flanges and web. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाय अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फ्लैंजेस एंड वेब। यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम सीधे सीधे सारे हिस्सों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ क्यों नहीं सकते? मतलब ऑप्शन बी भी तो काफी लॉजिकल लग रहा है ना? और यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं। अगर कोई शेप दोनों एक्सिस पर पूरी तरह से सिमेट्रिकल होती, जैसे मान लीजिए एक परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता। आप सीधे जोड़ सकते थे। अच्छा, लेकिन यहाँ तो एक सी चैनल है। एग्जैक्टली यहां बात हो रही है एक चैनल सेक्शन की, जो एक्स एक्सिस पर असिमेट्रिकल है। जब एक्सिस असिमेट्रिकल होता है तो अलग अलग हिस्सों का जो सेंटर है वो अलग अलग जगह होता है। ऐसे में उन्हें सीधे जोड़ना भारी गलती होगी। मतलब हर हिस्से का अपना एक खुद का पर्सनल सेंटर होता है, जिसे पूरी बॉडी के मेन सेंटर से मिलाना पड़ता है। एकदम सटीक। और इसी को मिलाने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला है I=IC प्लस AD स्क्वायर्ड। विजुअल में सी चैनल सेक्शन को देखिए। टॉप और बॉटम फ्लैंज का अपना एक लोकल एक्स एक्सिस है, लेकिन पूरी बॉडी का जो मेन सेंटर है वो ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है। और वो जो ए स्क्वायर्ड वाला हिस्सा है फॉर्मूले में, वो बेसिकली क्या काम कर रहा है यहाँ? वो AD स्क्वायर्ड एक तरह का शिफ्टिंग चार्ज समझ लीजिए। ये थ्योरम हमें उन फ्लैंज के लोकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ग्लोबल एक्सिस पर शिफ्ट करने की सुविधा देता है। इसके लिए हम उस हिस्से के एरिया को लोकल और ग्लोबल एक्सिस के बीच की दूरी यानी d के स्क्वायर से गुणा करते हैं। ओह, तो इससे हमें पूरी बॉडी का सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। बिल्कुल। गणित का ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह स्टील में चैनल सेक्शन जैसे अलग-अलग शेप्स होते हैं, उसी तरह कंक्रीट के ढांचे में भी स्लैब और बीम मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। अगला सवाल इसी पर आधारित है।
In an RCC cast in situ T-beam, the portion of the beam acting as the flange is generally formed by option A, the bottom cover of the beam, option B, the stirrups provided in the beam, option C, the column head, option D, the slab casted monolithically with the beam. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, द स्लैब कास्टेड मोनोलिथिकली विद द बीम। ये जो शब्द है मोनोलिथिकली, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसका असल मतलब क्या है? मोनोलिथिक का मतलब बहुत ही आसान है, एक साथ ढाला गया। जब साइट पर कास्ट इन सिचू आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो फर्श यानी फ्लोर स्लैब और उसे सपोर्ट करने वाली बीम्स का कंक्रीट अलग अलग नहीं डाला जाता। वो कंक्रीट सूख कर सेट होता है तो वो एक सॉलिड सिंगल कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, मतलब स्लैब सिर्फ चलने फिरने के लिए फर्श का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो बीम के साथ जुड़कर एक टीम की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, स्लैब का वो हिस्सा जो बीम के ठीक ऊपर और आसपास होता है, वो टॉप फ्लैंज की तरह काम करने लगता है। इससे एक टी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। बीम के ऊपर के हिस्से पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़ता है, उसे ये स्लैब का हिस्सा झेल लेता है। और इससे पूरी बीम की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। विजुअल में इसे इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के रूप में बहुत स्पष्ट तरीके से मार्क किया गया है। हाँ, और ये डिजाइन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और चुनौती आती है। मान लीजिए हमने सबसे मजबूत टी बीम बना ली, बेहतरीन डिजाइन तैयार कर लिया, लेकिन अगर उस पूरी बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी ही अनप्रेडिक्टेबल हो, तब क्या होगा? तो तब तो वो सारी स्मार्ट इंजीनियरिंग धरी की धरी रह जाएगी। बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है, दरारें आ सकती हैं और वर्स्ट केस में वो गिर भी सकती है। बाप रे! इसीलिए सॉइल एक्सप्लोरेशन इतना अहम है, जिस पर हमारा अगला सवाल है। सवाल कुछ इस तरह है, Which of the following is the most critical factor in determining the number and location of test pits for a soil exploration program? Option A, the expected uniformity or variability of the subsurface soil conditions. Option B, the availability of excavation equipment and the speed of the project. Option C, the color and moisture content of the soil at the surface. Option D, the duration of test per pit. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, द एक्सपेक्टेड यूनिफॉर्मिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ द सबसर्फेस सॉइल कंडीशंस। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि मिट्टी का बर्ताव ही ये तय करेगा कि एक्सप्लोरेशन में कितने गड्ढे खोदने हैं? बिल्कुल। देखिए, सॉइल एक्सप्लोरेशन का मुख्य मकसद जमीन के नीचे की लेयर्स का एक नक्शा तैयार करना है, ताकि फाउंडेशन सुरक्षित रहे। अगर शुरुआती जांच से पता चलता है कि एक बहुत बड़े एरिया में मिट्टी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह एक जैसी है, तो कम टेस्ट पिट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी हर 10 मीटर पर अपना रंग रूप बदल रही हो तो? उसी को तो जियोलॉजिकल वेराइबिलिटी कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियर को बहुत पास-पास गड्ढे खोदने पड़ते हैं। अगर कोई भी बदलती हुई परत या कमजोर मिट्टी का हिस्सा छूट गया, तो फाउंडेशन फेल हो सकता है। हाँ, और विजुअल में जो पैनल ए और पैनल बी दिखाए गए हैं, वो इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। पैनल ए में मिट्टी की परतें एकदम सीधी और एक ही रंग की हैं, मतलब यूनिफॉर्म कंडीशन। वहां सिर्फ 2 टेस्ट पिट्स दिख रहे हैं। सही बात है। लेकिन पैनल बी में रंग बिरंगी और लहरदार परतें हैं, जिन्हें वेवी स्ट्रैटा कहते हैं। वहां बहुत पास-पास कई सारे गड्ढे खोदे गए हैं, क्योंकि मिट्टी का प्रकार तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। अनजानी मिट्टी पर बिना जांच के स्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ा रिस्क होता है। एकदम। चलिए, जमीन की जांच हो गई, अब फाउंडेशन और स्ट्रक्चर में कंक्रीट डालने की बारी है। लेकिन कंक्रीट की उम्र और उसकी ड्यूरेबिलिटी एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी होती है। हमारा अगला सवाल इसी बारे में है। हाउ डज एन इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट? Option A reduces permeability and increases strength. Option B improves resistance to sulfate attack. Option C increases porosity and reduces durability. Option D enhances bonding between cement and aggregates. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंक्रीजेस पोरोसिटी एंड रिड्यूसेस ड्यूरेबिलिटी। भयानक हो जाता है कि पूरी ड्यूरेबिलिटी ही कम हो जाए। अक्सर साइट पर तो मजदूर काम को आसान करने के लिए पानी मिला ही देते हैं। हाँ, साइट पर ऐसा बहुत होता है। और सच बताऊं तो ये कंक्रीट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक केक बेक कर रही हैं। ठीक है।
अगर आप बैटर को चम्मच से आसानी से घुमाने के लिए उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी या दूध मिला दें, तो ओवन में पकने के बाद क्या होगा? सारा एक्स्ट्रा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और आपका केक अंदर से खोखला और स्पंजी हो जाएगा। अरे बाप रे! तो कंक्रीट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है क्या? 100%। सीमेंट को केमिकल रिएक्शन यानी हाइड्रेशन के लिए एक तय मात्रा में ही पानी चाहिए। जब हम मिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो कंक्रीट सेट होने के बाद वो एक्स्ट्रा पानी भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अच्छा, और अपने पीछे वो खाली जगह छोड़ जाता है? बिल्कुल, उन्हीं खाली जगहों को हम कैपिलरी वॉइड्स कहते हैं। हाँ, विजुअल में इस चीज को एकदम जूम इन करके दिखाया गया है। कंक्रीट के अंदर दरारें और खाली जगह बन गई हैं और उन रास्तों से पानी नीले तीरों के रूप में ऊपर उड़ रहा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब कंक्रीट अंदर से इस तरह खोखला या पोरस हो जाता है, तो बाहर से हानिकारक केमिकल्स, नमी और सल्फेट बहुत आसानी से अंदर घुस जाते हैं। जो अंदर रखे स्टील के सरिये में जंग लगा देते हैं। एग्जैक्टली, जिससे कंक्रीट की लाइफलाइन तेजी से खत्म होने लगती है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा पानी की समस्या से हटकर भारी वजन की समस्या पर आते हैं। कभी-कभी इंजीनियर्स को पूरी इमारत का भारी वजन कम करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगला सवाल एक ऐसे ही इनोवेशन पर है। Which of the following is a key advantage of lightweight concrete over conventional cement concrete in construction? Option A, increase dead load on structural elements. Option B, high density and compressive strength. Option C, reduce thermal insulation. Option D, lower self weight and ease of handling. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोअर सेल्फ वेट एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। नाम से ही पता चल रहा है, हल्का कंक्रीट। लेकिन इसका पूरे स्ट्रक्चर पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ता है? देखिए, जो कन्वेंशनल कंक्रीट होता है ना, उसमें जो पत्थर या रोड़ी इस्तेमाल होती है वो बहुत भारी होती है। इसके मुकाबले लाइटवेट कंक्रीट में हम बहुत ही हल्के एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मेन फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इमारत का डेड लोड यानी उसका अपना खुद का वजन काफी कम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं विजुअल में दिए गए फ्लो चार्ट को देखूं, तो ये एक पूरी चेन रिएक्शन लगती है। सबसे ऊपर लिखा है लाइटर एग्रीगेट्स। इसका इस्तेमाल करने से लोअर डेड लोड हुआ और जब इमारत का अपना वजन कम हो गया, तो जाहिर है नीचे के कॉलम्स और फाउंडेशन को उतना भारी वजन नहीं सहना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब फाउंडेशन छोटी बनेगी तो उसमें मटेरियल भी कम लगेगा। इसीलिए फ्लोचार्ट के अंत में मटेरियल एंड कॉस्ट सेविंग्स दिखाया गया है। हाँ, और हल्के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना और साइट पर हैंडल करना मजदूरों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, लेबर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो मतलब पैसा भी बचा और काम भी आसान हो गया। चलिए अब डिज़ाइन फिलॉसफी की तरफ बढ़ते हैं। कंक्रीट चाहे भारी हो या हल्का, डिज़ाइन करते वक्त इंजीनियर को सुरक्षा यानी सेफ्टी मार्जिन तय करना पड़ता है। हमारा अगला सवाल वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर है। इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ एन आरसीसी बीम इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ द बीम, ऑप्शन बी ultimate axial load carrying capacity of beam, option C shear resistance of concrete, option D permissible stresses in concrete and steel. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। एक बात बताइए, आजकल तो ज्यादातर लिमिट स्टेट मेथड यानी एलएसएम इस्तेमाल होता है, तो फिर डब्ल्यूएसएम के इस पुराने कॉन्सेप्ट को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास और सेफ्टी की एकदम नींव है। WSM एक ट्रेडिशनल इलास्टिक डिजाइन अप्रोच है। इसमें इंजीनियर ये सोचकर डिजाइन नहीं करता कि मटेरियल अपनी पूरी ताकत पर टूटेगा, जिसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो फिर वो क्या करता है? वो एक सुरक्षित दायरा यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तय कर लेता है, जिसे परमिशिबल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब अगर कोई स्टील 500 किलो का वजन सह सकता है, तो हम जानबूझकर कहेंगे कि नहीं भाई इस पर सिर्फ 250 किलो ही रखो। बिल्कुल, हम कभी भी मटेरियल को उसकी लिमिट तक ले जाने का रिस्क नहीं लेते। विजुअल में जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, वो इसे बहुत अच्छे से समझा रहा है। इस कर्व का जो सबसे ऊपरी बिंदु है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जहां मटेरियल टूट जाएगा। लेकिन हमारा वर्किंग लोड उस चोटी से बहुत नीचे है। हाँ, वो जो हरे रंग का बॉक्स बना है ना, हाँ, जिसे परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट कहा गया है।
हमारा पूरा डिजाइन सिर्फ इसी सुरक्षित हरे जोन के अंदर रहता है। एकदम सही। यही WSM का कोर कॉन्सेप्ट है। क्या बात है! सुरक्षित डिजाइन बनाना तो हमने सीख लिया, लेकिन उस जगह का नक्शा तो होना चाहिए जहां बिल्डिंग बननी है। डिजाइन और स्ट्रेस लिमिट्स तो तब तय होगी ना जब हमें उस जगह का कोना कोना पता होगा। हमारा 8वां सवाल सर्वेइंग से है। द टाइप ऑफ सर्वेइंग यूज्ड फॉर डिटेल्ड मैपिंग ऑफ अ स्मॉल एरिया इज ऑप्शन ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ऑप्शन बी टोपोग्राफिक सर्वे, ऑप्शन सी जियोडेटिक सर्वे, ऑप्शन डी रिकॉनेसेंस सर्वे। अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोपोग्राफिक सर्वे। सर्वेइंग के इतने सारे प्रकार होते हैं कि एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो ही जाता है। और उसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये जो विजुअल है ये बहुत मददगार है। इसमें चारों ऑप्शंस को छोटे-छोटे आइकन के साथ समझाया गया है। टोपोग्राफिक सर्वे का आइकॉन साफ बता रहा है कि यह पेड़ पौधों, जमीन के उतार चढ़ाव यानी कॉन्टूर्स और इमारतों की बारीकियों को पकड़ने के लिए है। और वो भी खास तौर पे एक स्मॉल एरिया के लिए, राइट? हाँ, बिल्कुल। और जियोडेटिक सर्वेइंग का आइकॉन एक ग्लोब की तरह है। मतलब ये इतने बड़े इलाके के लिए है जहां पृथ्वी का कर्वेचर यानी उसकी गोलाई को भी गणित में शामिल करना पड़ता है। सही कहा। इसके अलावा अगर आपको पानी के अंदर जैसे नदी या समुद्र की गहराई नापनी हो तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे काम आता है, जिसका आइकॉन एक नाव है। और रिकॉनेसेंस सर्वे? अगर सिर्फ जाकर एक मोटा-मोटा मुआयना करना हो कि जगह कैसी है, तो हम रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं, जिसे एक दूरबीन के आइकॉन से दिखाया गया है। अच्छा, तो टोपोग्राफिक सर्वे से हमारी जमीन की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब एक बार फिर से थीमेटिक जंप लेते हैं। साइट का सर्वे हो गया, कंक्रीट का पता चल गया, अब बात करते हैं स्टील की। जब हम स्ट्रक्चर में स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर लोड पड़ने पर उसका बर्ताव कैसा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। A mild steel rod is subjected to a gradually increasing tensile load. The rod exhibits linear stress-strain behavior up to a stress of 250 MPa, after which permanent deformation begins. Which of the following options correctly defines the elastic limit of the rod? Option A, the stress beyond which the rod fractures without any prior deformation. Option B, the stress at which the rod elongates indefinitely under constant load. Option C, the stress at which the rod starts necking during uniform elongation. Option D, the maximum stress at which the rod returns to its original length after unloading. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच द रॉड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर अनलोडिंग। बचपन में रबर बैंड के साथ जो हम खेलते थे, क्या ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है? 100%। इलास्टिक लिमिट किसी भी मटेरियल की वो अधिकतम स्ट्रेस सहने की क्षमता है जहां तक वो इलास्टिकली बिहेव करता है। मतलब जैसे आप उस पर से लोड या दबाव हटाएंगे, वो मटेरियल वापस अपनी असली लंबाई और आकार में लौट आएगा। बिल्कुल बिना किसी परमानेंट डैमेज के। इस पीडीएफ के विजुअल में स्प्रिंग की जो एनोलॉजी दी गई है वो बहुत ही गजब है। सबसे ऊपर एक नॉर्मल स्प्रिंग है, फिर उसे खींचा गया है और जैसे ही छोड़ा गया स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गई। हाँ, जिसे स्नैप्स बैक लिखा है। लेकिन अगर आपने उस लिमिट को पार कर लिया अगर आपने उसे इतना खींच दिया कि वो अपनी क्षमता के बाहर चला गया, तो वो नीचे वाले चित्र की तरह हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग हमेशा के लिए खींची रह जाएगी, फिर वो कभी अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं आ पाएगी। अरे, और इंजीनियरिंग में हम कभी नहीं चाहते कि हमारा स्टील बिना किसी वार्निंग के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाए, क्योंकि तब तो स्ट्रक्चर का फेल होना तय है। बिल्कुल, ये वार्निंग बहुत सीरियस होती है। वाकई। चलिए, जिस तरह स्टील की अपनी एक लिमिट होती है, उसी तरह हमारी साइट का सबसे बुनियादी बाइंडिंग मटेरियल यानी सीमेंट भी बहुत सख्त पैमानों पर कसा जाता है, और ये चेकिंग एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। हमारा 10वां और आखिरी सवाल इसी बारे में है। Which of the following statements correctly describes the fineness test of cement by sieve or air permeability test? Option A, air permeability method uses a 4.75 mm sieve for testing. Option B, sieve analysis determines residue retained on a 90 mm sieve. Option C, sieve analysis measures surface area of cement particles. Option D, air permeability method determines particle size by weight. अब आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। sieve।
सीमेंट की फाइननेस का मतलब है कि वो कितना बारीक पिसा हुआ है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीमेंट जितना ज्यादा फाइन होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होने से पानी के साथ हाइड्रेशन का रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, जिससे सीमेंट को जल्दी स्ट्रेंथ मिलती है। इसे टेस्ट करने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। हाँ, विजुअल में एक लैबोरेटरी का बहुत ही अच्छा ग्राफिक है। बाई तरफ सीव एनालिसिस है, जहां हम 100 ग्राम सीमेंट को आईएस स्टैंडर्ड 90 माइक्रोन की छलनी से 15 मिनट तक लगातार छानते हैं। और उस छलनी के नीचे एक तराजू रखा है, क्योंकि छानने के बाद जो हिस्सा छलनी के ऊपर बच जाता है ना, जिसे रेजिड्यू कहते हैं, हम उसे तौलते हैं। उसी वजन के आधार पर सीमेंट की फाइननेस तय होती है। और दाईं तरफ जो मशीन है वो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट की है, जिसे ब्लेन मेथड भी कहते हैं। वहां साफ लिखा है मेजरिंग बाय स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और यही वो सबसे बड़ा अंतर है जहां सवाल अक्सर फंसाते हैं। सिव एनालिसिस में हम वजन तौलते हैं, लेकिन एयर परमिएबिलिटी मेथड में हम वजन नहीं तौलते। उसमें हम सीमेंट के पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया नापते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस इसलिए गलत थे क्योंकि उन्होंने इन दोनों टेस्ट के तरीकों को आपस में मिक्स कर दिया था। ओ, समझ गई। ये एक बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन था। आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें, अपने बेसिक्स को मजबूत रखें और कॉन्सेप्ट्स को हमेशा विजुअलाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।